नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में मौसम बदल गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई इलाकों में तेज आंधी और तूफान वहां पर देखने को मिला है और हल्की बारिश भी वहां पर शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई इलाकों में तेज आंधी और तूफान देखने को मिला है और दिल्ली में हल्की बारिश भी हुई। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को पत्र लिखा है और पत्र में यह कहा गया है कि विद्युत वितरण कंपनी CSPDCL वित्तीय तनाव से गुजर रही है और उन्होंने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का तेलंगाना राज्य की पावर कंपनी पर बकाया 2000 करोड़ रुपए के देयक के भुगतान की कार्रवाई के लिए CSPDCL को स्वतंत्र विद्युत उत्पादक मान्य करने का आग्रह किया है। और मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को अवगत करवाया है कि छत्तीसगढ़ में स्टेट सेक्टर के अंतर्गत स्थापित 1000 मेगावाट क्षमता की अटल बिहारी ताप विद्युत परियोजना से विद्युत आपूर्ति के लिए CSPDCL और तेलंगाना राज्य की पावर कंपनियों के मध्य 22 सितंबर 2015 को दीर्घकालीन PPA निष्पादित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है। इस वेबसाइट के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य सरकार की सुराजी गांव योजना सहित अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग कर सकेंगे और वहीं इस वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए आमजन इन योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए जहां सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय से योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और निगरानी होगी, वहीं दूसरी ओर योजनाओं की समस्त जानकारी वास्तविक समय पर आम नागरिकों के लिए भी उपलब्ध रहेगी और साथ ही इस पोर्टल पर समस्याओं के समाधान भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में एक समय में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण में अब गिरावट आई है, जिसके साथ भारत की 5.4% के मुकाबले मध्य प्रदेश में कोरोना ग्रोथ रेट 2.74% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बधाई दी है और इसी को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मैं आभारी हूं। उन्होंने मेरी तारीफ नहीं की बल्कि स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ की तारीफ की है। वो कोरोना योद्धा हैं, उनकी वजह से ही प्रदेश नियंत्रण में हो पाया है। और कांग्रेस की ओर से उपचुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग पर डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि उनकी सरकार ईवीएम से बनी थी, वो हमेशा ईवीएम का रोना रोते रहे हैं और परिणाम के बाद खामोश हो जाते हैं। कांग्रेस जनता के बीच जाती ही नहीं और ये उनका हार का डर है। कांग्रेस की हार सुनिश्चित है। मैं निमित्त मात्र हूं और आभारी हूं हर्षवर्धन जी का। उन्होंने मेरी तारीफ नहीं की, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों की तारीफ की है, स्वास्थ्य के डॉक्टरों की तारीफ की है। वो कोरोना योद्धा हैं, उनके कारण ही मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट आज 68% तक पहुंच पाई। यही कारण है कि अनलॉकडाउन मतलब खुलने के बाद भी स्थिति एक हफ्ते बाद भी नियंत्रण में है। केंद्र सरकार का माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रधानमंत्री का संबल, प्रधानमंत्री जी का हिम्मत, जज्बा, दूरदृष्टि, उसके कारण से अभी मध्य प्रदेश नियंत्रण में है। अगर हम दिल्ली से तुलना करें, देश की राजधानी से, या बंबई से तुलना करें आर्थिक राजधानी से, तो मध्य प्रदेश कि स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी सब सलाम के काबिल हैं, जिनके कारण से ये हो पाया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि शिवराज जी मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर सहित अन्य स्थानों पर जहां अभी तक धार्मिक स्थल नहीं खुले हैं, उन्हें तो कम से कम खुलवा दीजिए। देश के अधिकांश स्थानों पर ये खुल चुके हैं। मैंने पूर्व में भी ये मांग की थी कि प्रदेश में सरकारी शराब की दुकानें तो आपने खुलवा दी हैं। देवालय से कोरोना और मदिरालय से कोरोना नहीं, ये सरकार की कैसी सोच व कैसा निर्णय है। तो लगातार जिस तरीके से
पूर्व सीएम कमलनाथ वर्तमान सरकार पर, शिवराज सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उसी को लेकर के एक बार फिर से उन्होंने ये ट्वीट किया है और शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उनसे मांग की गई है कि सभी धार्मिक स्थलों को खुलवाया जाए। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीते 15 सालों के दौरान बीजेपी सरकार में मध्य प्रदेश में अपराध चरम पर थे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 23 मार्च को रात के अंधेरे में शिवराज सिंह चौहान ने सीएम पद की शपथ ली और शपथ लेते ही पूरे प्रदेश में अपराध और अराजकता का अंधकार पूरे प्रदेश में फैला दिया। हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के कार्यकाल को, खासकर शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद से मध्य प्रदेश में अपराधी प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति का मान मर्दन करने लगे थे। 755% अपहरण की घटनाएं उनके आने के बाद बढ़ गई थी। 249% नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं उनके आने के बाद बढ़ गई थी। 1100% से अधिक महिलाओं के खिलाफ अपराध मध्य प्रदेश में बढ़ गए थे और कन्विक्शन का रेट, सजा देने का दर न्यूनतम स्तर पर चली गई थी। जब वो प्रदेश में आए थे तो 7000 महिलाओं के खिलाफ अपराध न्यायालय में पंजीबद्ध थे। जब वो छोड़कर गए तो वो 85,000 थे। 23 मार्च को रात के अंधेरे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शपथ ली और शपथ लेते ही मध्य प्रदेश में अपराधियों और अराजकता का अंधकार पूरे प्रदेश में फैला दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि ये मध्य प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रदेश सरकार जनहित के काम करने के बजाय शराब की दुकानें चलाने का काम कर रही है। सज्जन वर्मा ने कहा है कि बेहतर होता कि एक दुकान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बैठ जाते और दूसरी दुकान पर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा बैठ जाते। सभी मंत्रियों को बैठा दो और अन्य बची दुकानों पर बीजेपी के जिला अध्यक्षों को भी बैठा देते। और सज्जन वर्मा ने कहा है कि ये दृश्य शराब की दुकानों पर दिखाई दे रहा है कि सैकड़ों हजारों लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को जल्द ही जनता उखाड़ कर फेंक देगी। ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि सरकार जनहित के कामों को छोड़ के शराब की दुकान चलाने का काम कर रही है। आज जो दृश्य मध्य प्रदेश में उपस्थित हुआ है, सैकड़ों हजारों लोग शराब की दुकान पर लाइन लगा के खड़े हैं। शिवराज चौहान को मैं सलाह देता हूं कि एक शराब की दुकान पे तुम बैठ जाओ, एक पे भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को बिठा दो, तुम्हारे जितने मंत्री हैं उन सबको एक एक दुकान पे बिठा के बची हुई दुकानों पे एक एक भाजपा के जिला अध्यक्षों को बिठा दो। यही काम भाजपा का रह गया है। जनहित के कामों को अनदेखी करने वाली सरकार को जनता बहुत जल्दी उखाड़ के फेंकेगी। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी ने 1994 बैच के एडीजीपी स्तर के 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को नया कार्यभार सौंपा है। जारी आदेश में एडीजी हिमांशु गुप्ता को प्रशासन और पुलिस भर्ती और एडीजी शिवराम प्रसाद कल्लूरी को पुलिस ट्रेनिंग का दायित्व सौंपा गया है, जबकि एडीजी जीपी सिंह को राज्य पुलिस अकादमी का निदेशक बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ में ये 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। एडीजी हिमांशु गुप्ता को प्रशासन और पुलिस भर्ती और एडीजी शिवराम प्रसाद कल्लूरी को पुलिस ट्रेनिंग का दायित्व सौंपा गया है। तो वहीं एडीजी जीपी सिंह को राज्य पुलिस अकादमी का निदेशक बनाया गया है। आपको बता दें, पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी ने 1994 बैच के एडीजीपी स्तर के 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को यह कार्यभार, ये जिम्मेदारी सौंपी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में झील में नहाते समय एक युवक पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया और इस दौरान वो अपने दोस्त के साथ झील में नहा रहा था। मगरमच्छ का हमला मोबाइल में भी कैद हो गया है। सोशल मीडिया पर मगरमच्छ के हमले का यह वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और घटना भोपाल के कलियासोत डैम के बैकवाटर की है। फिलहाल घायल युवक अमित निजी अस्पताल में भर्ती है और अमित के मुताबिक वो अपने दोस्त के साथ सोमवार शाम को घर के पास ही कलियासोत के बैकवाटर में नहा रहा था और उसी दौरान उसे अचानक तेज दर्द हुआ और लगा कि
किसी ने उसके पैर को जकड़ लिया है और वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो पानी में गहराई में जाने लगा। लेकिन उसी दौरान अचानक से मगरमच्छ की पकड़ जरा सी ढीली पड़ी तो वो जमीन की तरफ भागा और बेसुध हो गया। मध्य प्रदेश में मंगलवार से 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं और इसी दौरान परीक्षा केंद्रों पर सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा गया। साथ ही छात्र मास्क लगाकर के पेपर देने पहुंचे और कुछ जगहों पर अधिकारियों की लापरवाही भी देखने को मिली है। भिंड के महगांव के एक परीक्षा केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया, ना ही छात्र मास्क लगाकर परीक्षा देने आए और परीक्षा केंद्र पर सैनिटाइजर की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। और वहीं जब इस मामले पर जिला कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए जांच कराने की बात कही है। इसमें जो है जो सरकार की और ऐसे गाइडलाइन भी कोविड के लिए निर्देश जो दिए गए कि एग्जाम में जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दूसरा जो है सैनिटाइजर से उनका जो है वो सैनिटाइज कराएं और तीसरा जो है इसका स्कैनिंग करें। तो उसमें स्कैनिंग तो हर जगह हमने मशीनें दी है और आप लोगों ने देखा होगा कि पालन किया जा रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ जगह जैसे महगांव में आपने बताया कि पालन नहीं किया जा रहा। तो हम जो है कल से वरिष्ठ अधिकारियों को, जैसे इसमें डिप्टी कलेक्टर हैं, एसडीएम है और हम स्वयं और एसपी साहब भी घूमेंगे और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का और इसका। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के ग्राम पंचायत पूटा में ग्रामीण पेयजल की भारी समस्या से वहां पर गांव वालों को परेशानी हो रही है और पीने का पानी लाने के लिए ग्रामीणों को गांव से दूर 2 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। वहीं ग्रामीण प्रशासन को इस बारे में कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकला है। और वहीं जब इस बारे में सरपंच से बात की गई तो सरपंच ने भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। संजय अग्रवाल जो बोले कि मैं बोरिंग तुम लोग करवा दो, अभी मशीन लग गया है। तो मशीन आया था तो वैसे चल दे रहा था, तो बोले कि आप बोरिंग करवा लीजिए, पैसा मैं दे दूंगा, नहीं देगा सरपंच। तो ऐसे करके फिर बोरिंग हुआ है यहाँ पे, 1 महीना हो जा रहा है, पानी की दिक्कत हो रहा है हम लोग को। बोरिंग कब हुआ? बोरिंग कितने दिन पहले? 15 दिन हो गया। तो इसमें बोरिंग में मोटर नहीं, पानी निकला हुआ है? पानी निकला है इसमें, मोटर बताया है बोरिंग। तो मोटर क्यों नहीं बैठाया जा रहा है? बोल रहे हैं तो मोटर, अब वही तो बोल रहे हैं कि वो लगेगा। तो इस बारे में आप सरपंच या जिला पंचायत में कोई सूचना दिए थे? कोई नहीं सुनते हैं यहाँ। आप सूचना दिए थे या नहीं? सूचना अब जब बोल तो रहे हैं हम लोग सब कि पानी का हम लोग को दिक्कत हो रहा है। तो ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव भी बनवा के दिए थे, तो अभी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं सुना जाता है यहाँ। जी सर, अभी तो सारे हैंडपम्प खराब हो गए थे। अच्छा। 1-2 ही बचे थे, तो 6-7 ठो को तो बना दिए हैं, है ना। सौर ऊर्जा वाला भी मोटर वहाँ चूड़ीपारा में बनाया है। अच्छा। और ये जो मैं खड़ा हूँ जस्ट 50 मीटर में लेफ्ट में भी हैंडपम्प है और 50 मीटर में दाएं भी, राइट भी, और बीच में यही थोड़ा सा नॉर्मल पानी है। तो इसके लिए व्यवस्था देख रहे हैं। तो कब तक व्यवस्था हो जाएगा? अब सर, अब मेरे से तो होगा नहीं, आगे अधिकारी लोग से, मिस्त्री लोग से। तो इसके बारे में ये समाचार तो पहले भी लगा था, सोलर पंप का जो आप बताए थे। तो ये आप बोले थे कि मिस्त्री 1-2 दिन में ही आ जाएगा, तैयार हो रहा है। तो कहीं नहीं करवाए अभी तक? नहीं, वो तो उधर का बनाए हैं सर। तो जहाँ ज़्यादा जरूरी थी समस्या, तो यहीं के ज़्यादा बता रहे थे लोग। हाँ, बता रहे थे। तो जहाँ जरूरत है वहाँ बनाना चाहिए सर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सिंघोरा बॉर्डर पर एक कार की तलाशी के दौरान पुलिस ने 1,12,99,200 रुपए की भारी भरकम रकम बरामद की है और पुलिस ने 2 आरोपियों को भी यहां पर गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पूरी रकम हवाला की होने की आशंका जताई जा रही है और इस पूरे मामले में महासमुंद एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। और इन्होंने जब उससे प्रारंभिक पूछताछ की तो ऐसा लगा कि शायद इसमें गांजा हो सकता है करके, लेकिन जब उसको लाके थाने में लाके जब चेक है, उस तीनों बैग में अलग अलग पूरे रकम थे और एक कार की चाबी है। इसमें टोटल हमने अभी काउंट किया है। पहले तो पूछे कि कितना पैसा होगा, तो उसके द्वारा कम रकम की जानकारी दी, उनके द्वारा बताया गया था कि 70 से 75 लाख होगा करके। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में नए खोदे गए कुएं के मलबे में
सफाई करने उतरे 4 ग्रामीणों की मौत हो गई। दरअसल एक युवक कुएं की सफाई करने के लिए नीचे उतरा था और वो बेहोश हो गया। इसकी जानकारी मिलने पर एक के बाद एक 3 अन्य युवक उसे बचाने के लिए कुएं में उतर गए और देखते ही देखते चारों की दर्दनाक मौत हो गई। हसोद थाना क्षेत्र के धमनी में कुएं में सफाई करने उतरा एक ग्रामीण बेहोश हो गया और उसे बचाने के लिए पास के खेत में काम कर रहे 2 भाई भी कुएं में उतर गए और इसके बाद एक और ग्रामीण उतरा। इस तरह देखते ही देखते चारों की वहां पर मौत हो गई और कुएं में जहरीले गैस का रिसाव होने से मौत होने की बात सामने आ रही है। कुआं भी नया खोदा गया है और इस घटना से गांव में मातम छा गया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में नक्सलियों तक पैसा पहुंचाने की बड़ी साजिश का कबीरधाम पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा से 2 संदिग्ध व्यक्तियों से 7,10,000 रुपए नकद जब्त किए गए हैं और मामले में पुलिस सीआरपीसी की धारा 102 के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और जानकारी के अनुसार कबीरधाम जिले के चिल्फी थाना पुलिस को मुखबिर से यह सूचना मिली थी कि संदिग्ध व्यक्ति मध्य प्रदेश सीमा से लगे ग्राम धवई पानी के पास में नक्सलियों के सहयोगियों को पैसा पहुंचाने जा रहा है और इस पर चिल्फी पुलिस ने घेराबंदी कर दी और संदिग्ध लोगों को पकड़ने में कामयाब रहे और इनके कब्जे से 7,10,000 रुपए जब्त करने के बाद पूछताछ अब की जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 2 सगे भाइयों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। मामला जबलपुर के ग्वारी घाट इलाके का है, जहां पर देर रात पुरानी रंजिश को लेकर के अवैध शराब का कारोबार करने वाले आरोपियों ने दोनों सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। दरअसल ग्वारी घाट इलाके में दुर्गा नगर में रहने वाले प्रकाश और रोशन ठाकुर पेशे से ड्राइवर हैं और दोनों भाइयों ने घर के पीछे शराब छिपाने पर आरोपियों की पुलिस में शिकायत कर दी थी, जिसको लेकर के अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों से दोनों का पहले से ही विवाद चल रहा था और उसी बात से नाराज चल रहे आरोपी पहले भी कई बार दोनों भाइयों के साथ मारपीट कर चुके थे और विवाद कर चुके थे। रोशन ठाकुर और उसका भाई पूरा जो ऑटो चलाते हैं, ये लौट रहे थे तो घर जब पहुंचे नहीं तो इसकी पत्नी इनको ढूंढने निकली तो उनको ये अजय झारिया वगैरह जो हैं, इनका 2 महीना पहले जो झगड़ा हुआ था उसमें से ये लोग उसको मारपीट करे, जिसके सिर में चोट आई हुई थी और उसको जैसे ही अस्पताल पहुंचाए हैं तो वो वहाँ पर ब्रॉड डेड हो गए हैं। इनका पुराना झगड़ा चल रहा है। मृतक रोशन के विरुद्ध भी पूर्व के 7-8-9 मामले हैं और अजय झारिया और उनके भाइयों के भी खिलाफ अपराध है और इनका पुराना रंजिश का है, जिस पे से ये अपराध हुआ। 2 लोगों की डेथ हो गई है। मर्डर का मामला कायम किया गया है। कुछ संदेहों को हमने हिरासत में लिया है। विदेश में फंसे भारतीय लोगों को वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लाया जा रहा है और इसी मिशन के तहत करीब 45 यात्रियों को कुवैत से लेकर के दिल्ली होते हुए एक विशेष विमान इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचा। विमान में कुल 133 भारतीय कुवैत से आए हैं और इनमें से कई यात्री दिल्ली में रुके, बाकी यात्री इंदौर पहुंचे और ये यात्री इंदौर सहित प्रदेश के अलग अलग शहरों के हैं। कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित मालाकार ने यह बताया है कि फ्लाइट के आने पर एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई है और इसके बाद इन्हें यहां से कमला कुंज के लिए रवाना कर दिया गया, जहां पर इन्हें क्वारंटीन किया गया है। देखिए, कुवैत से आज वंदे भारत मिशन के तहत एक फ्लाइट आई है जो कुछ यात्रियों को दिल्ली में उतारा उन्होंने और इंदौर जब वो फ्लाइट आई है तो उसमें करीब 45 यात्री इंदौर उतरे। कहाँ भेजा गया इनको? चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हमें 7 दिन इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रखना है और 7 दिन उनको उनके होम क्वारंटाइन में रहना है। पर जो जानकारियां मिली हैं उसमें यदि ऐसा पॉसिबिलिटीज लगती है कि उन लोगों के पास में अपने घरों तक पहुंचने के यदि संसाधन और उचित साधन नहीं हो तो हम उनको 14 दिन हमारी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखेंगे। तो अभी 14 दिन ही रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। ये इनकी जांच वगैरह की गई है, किस तरह के सिम्टम्स निकले? देखिए, अभी थर्मल स्क्रीनिंग जो हमने करी थी और जो इनके पल्स ऑक्सीमीटर से जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखा गया है तो उसमें ऑलमोस्ट सभी नॉर्मल हैं और एसिम्टोमेटिक हैं। छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले के पसान में कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों में सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी है और शुरुआत में बाहर से आए प्रवासी मजदूर कोरोना संक्रमित मिले हैं। तब से आज तक
पसान में कोरोना के 15 केस सामने आ चुके हैं और ये संख्या प्रदेश के अन्य शहरों की तुलना में काफ़ी अधिक है और स्थानीय व्यापारियों में कोरोना फैलने की वजह से क्वारंटीन सेंटर प्रभारी को माना जा रहा है। और लेकिन पसान में कोरोना की विस्फोटक स्थिति के लिए पसान का स्थानीय प्रशासन का रवैया भी उतना ही गैर जिम्मेदाराना रहा है। पसान क्षेत्र में पॉजिटिव मरीज मिलना क्वारंटीन सेंटर प्रभारी की अनदेखी और लापरवाही का नतीजा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ प्रवासी मजदूर क्वारंटीन सेंटर से निकलकर पसान मार्केट में बेफिक्र होकर घूमकर सामान की खरीदारी कर रहे थे, जिससे उनके संपर्क में आने से स्थानीय ग्रामीण और व्यापारी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। जांच का विषय है कि क्वारंटीन प्रभारी अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतते हुए अपने घर में आराम फरमा रहे हैं, जिसके कारण स्थानीय लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो क्वारंटाइन सेंटर के जो प्रभारी हैं, सबसे पहली गलती तो उनकी है कि जो क्वारंटाइन सेंटर में जो आए हुए प्रवासी मजदूर हैं उनकी निगरानी करना चाहिए उन्हें। और वो जो है लगभग बस स्टैंड से 100 मीटर दूर पे जो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, वहाँ पर लगभग मार्केट पहले खुली थी और उस बीच में जो है क्वारंटाइन सेंटर के जो प्रवासी मजदूर हैं वहाँ पर से मार्केटिंग करते हुए कई दुकानों में जाकर वो अपना ज़रूरत के सामान लिए हुए हैं। और वो ज़रूरत के सामान लिए और जिस दुकानों पे गए और लगभग जिस दुकान से सामान लिए वहीं से वो दुकान वाले जो है कोरोना संक्रमित पाए गए। इससे जो है भय का जो है लगभग पूरा गांव जो है भय से एकदम अभी तक उभर नहीं पा रहा है। कोरोना महामारी के चलते छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के इंक्रीमेंट और प्रमोशन को रोक दिया है और 2 महीने पहले आर्थिक तंगी बताते हुए सरकारी कर्मचारियों से 1 महीने का वेतन मांगा गया था। उसके बाद कल फिर से सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों से आग्रह किया है कि वित्तीय सहायता की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए शासकीय सेवकों से, उद्योगपतियों से, सामाजिक संस्थाओं से आर्थिक सहयोग मांगा है मुख्यमंत्री राहत कोष में। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मार्च महीने के वेतन में मार्च पेड इन अप्रैल में पूरे प्रदेश के शासकीय सेवकों ने 1 दिन का अपना वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से दान किया था। लगभग 67 करोड़ रुपए आए थे सरकारी आंकड़े के हिसाब से। उसके बाद अभी मई माह के वेतन में जो जून में मिला उसमें भी 1 दिन का वेतन का कटौती हम लोगों ने कराया। चूँकि वित्त विभाग ने आदेश जारी किया उसमें स्वैच्छिक लिख दिया, तो कुछ कर्मचारी अधिकारियों ने, चूँकि एक बार जेब में पैसा आ गया तो फिर निकालना बड़ा कष्टदायक होता है, तो कुछ लोगों ने नहीं दिया है। उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील किया। राजधानी छत्तीसगढ़ की सरकार सरकारी कर्मचारी, जनता और उद्योगपतियों से सहायता मांग रही है। वहीं राजधानी के जो तालाब हैं उसको सौंदर्यीकरण करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। राजशेखर की रिपोर्ट, ANB न्यूज़ के लिए। कोल इंडिया कंपनी पर केंद्र सरकार की नीति और निजीकरण को लेकर के साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड चिरमिरी के 5 ट्रेड यूनियनों ने मिलकर SECL चिरमिरी महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है। और आपको बता दें कि कोल इंडिया के तहत साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कोल कर्मचारी और ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों ने कोल इंडिया को लेकर के केंद्र सरकार की नीति और एक तरफा निर्णय निजीकरण पर रोष व्यक्त करते हुए चिरमिरी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के महाप्रबंधक को यह ज्ञापन सौंपा है। ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों ने यह ज्ञापन सौंपा है। जिस तरीके से निजीकरण का आरोप वहां पर लगाया गया है सरकार पर, और उसी को लेकर के ये ज्ञापन यहां पर सौंपा गया है। आपको बता दें कि कोल इंडिया के तहत साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कोल कर्मचारी और ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी इकट्ठा हुए और कोल इंडिया को लेकर के केंद्र सरकार की नीति को एक तरफा इन्होंने बताया और निजीकरण का जो निर्णय सरकार ने लिया है उस पर रोष जताते हुए चिरमिरी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के महाप्रबंधक को ज्ञापन यहां सौंपा गया है। चलिए फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।